Good morning everyone. Today we will discuss first chapter of physics, that is electricity. ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानें कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिसिटी। अब ये फ्लो ऑफ चार्ज कैसे होगा? तो चार्ज का फ्लो किसी कंडक्टिंग मटेरियल से होगा। अब मटेरियल को अगर समझें तो मटेरियल कई टाइप्स के हो सकते हैं। मटेरियल्स को हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर में। कंडक्टर क्या होगा? कंडक्टर आर दोज मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन पास। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज अगर किसी मटेरियल से पास हो जा रहा है तो वो कौन क्या होगा? कंडक्टर होगा। और जिस मटेरियल से इलेक्ट्रिकल चार्ज पास नहीं होगा वो इंसुलेटर होगा। एंड लास्ट वन इज सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स थ्रू विच स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन पास। मतलब सेमी कंडक्टर जो होगा वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पर इंटरमीडिएट नेचर का होगा। मतलब कंडक्टर से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी कम होगी और इंसुलेटर से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझें कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। कंडक्टर जैसे मेटल्स हैं, जनरली मेटल्स आर कंडक्टर। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लें, पोटेशियम है, आयरन है, या फिर कॉपर है। ये सब क्या है? मेटल्स है जिसके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, इससे इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है। इंसुलेटर जैसे रबर है, प्लास्टिक है, दीज आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स। एंड लास्ट वन सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर किसको बोलेंगे? जिससे स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। जैसे सिलिकन है, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, दीज आर सेमी कंडक्टर मटेरियल्स। ठीक है, अब कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर, किसी से बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, किसी से स्मॉल अमाउंट में होता है और किसी से काफ़ी ज़्यादा चार्ज का फ्लो होता है। तो ये चार्ज का फ्लो क्यों होता है? वाई दीज सब्सटेंस, सम ऑफ दिस सब्सटेंस अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम एंड सम अदर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज टू पास थ्रू दैम। अब ये क्यों होता है? क्योंकि अब अगर हम लोग ऐसे मटेरियल्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो कंडक्टर होता है वो मोस्टली मेटल होता है। और मेटल का अगर हम लोग आगे केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, अगर देखेंगे तो मेटल्स के पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होता है। जो सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर है इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सेमी कंडक्टर्स के पास स्मॉल अमाउंट में होता है और इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होता है। तो इसलिए चार्ज का फ्लो इंसुलेटर से नहीं हो पाता और कंडक्टिंग मटेरियल से होता है। ठीक है, इसलिए कंडक्टर के पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा। अब ये जो चार्ज किसी कंडक्टिंग मटेरियल से चार्ज का मूवमेंट होता है, ये चार्ज बाय इट्स नेचर टू टाइप्स का हो सकता है। कौन कौन सा? पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, चार्ज का ये दो टाइप हुआ। इस चार्ज का हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा और दो निगेटिव चार्ज भी क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। लेकिन अगर अपोजिट नेचर का चार्ज लें हम लोग, एक पॉजिटिव चार्ज लें और एक निगेटिव चार्ज लें, तो इसके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। मतलब अपोजिट नेचर का चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा। या उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और ये 11th में फिजिक्स में जाएंगे तो हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में ये डिटेल में पढ़ने के लिए। ठीक है, अब है कि ठीक है, किसी कंडक्टिंग मटेरियल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है इसलिए वो कंडक्टर है और उसमें चार्ज का मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या हमारे पास एक आयरन का रॉड है, वो कंडक्टर है और उससे अपने आप चार्ज का मूवमेंट हो जाएगा शुरू? चार्ज फ्लो करेगा? नहीं करेगा। तो किसी कंडक्टिंग मटेरियल से चार्ज के मूवमेंट के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? हम लोग सीधे समझते हैं, उसमें क्या करना पड़ता है हमको? हम क्या करते हैं, एक बैटरी जोड़ते हैं और वायर से इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज का फ्लो होता है। हम लोग कहते हैं कि करंट पास कर रहा है। एक बल्ब कनेक्ट कर दें तो बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, अब ये कैसे हो पाया? हम लोग बैटरी जब तक कनेक्ट नहीं किए तो करंट पास नहीं किया। तो इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, इसको इस चैप्टर के अंदर कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे कि किसी कंडक्टिंग मटेरियल से, किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो या फिर कहें कि इलेक्ट्रिक करंट तभी पास करेगा जब हम लोग उस वायर के अक्रॉस क्या करेंगे? एक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स देंगे, जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर सकते हैं? वोल्टेज सोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो एक अगर एक हम लोग फैंसी बैटरी लेते हैं या एक कोई भी दूसरा बड़ा बैटरी से 12 वोल्ट की बैटरी से या 24 वोल्ट की बैटरी से भी हम लोग अगर सप्लाई दें तो वो क्या है? हम लोग बोलते हैं कि कितने वोल्ट का बैटरी है, तो उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस।
के नाम से जानते हैं। उस इतने वोल्ट का सेल है या बैटरी ऐसा बोलते हैं, तो उसको क्या किस नाम से जानेंगे यहाँ पर? पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानेंगे। तो अगर एक पेंसिल बैटरी है उस पर अगर हम लोग देखेंगे 1.5 वोल्ट लिखा हुआ, तो 1.5 वोल्ट क्या है उसका, उस बैटरी का जो दो एंड है पॉजिटिव और नेगेटिव वहाँ पर भी होता है। अगर इस तरीके से सेल है, ये बॉटम पार्ट है इसका और ये टॉप पार्ट है, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। इस दोनों एंड के बीच का डिफरेंस है, इस दोनों एंड के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और अगर 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके टॉप और बॉटम के बीच कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है? 1.5 वोल्ट का। इस ठीक है, 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब हम लोग इस पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही टर्म को डिफाइन करेंगे। पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर एक चार्ज है, अब हम लोग ये जो चार्ज है इसके चारों ओर इसका इफेक्ट होगा। अगर कैसे इफेक्ट होगा, अगर इसके सराउंडिंग में किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो क्या होगा, ये जो चार्ज है सेंटर पे, ये चार्ज अपने सराउंडिंग में आने वाले दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, अपने पास नहीं आने देगा। या फिर कोई दूसरा हम लोग नेगेटिव चार्ज ले आएँ तो उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो किसी चार्ज के अराउंड, मतलब उस चार्ज के चारों तरफ जो इफ़ेक्ट होता है उसका, उसको हम लोग कहते हैं इस चार्ज का फील्ड। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, द फील्ड अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दैट चार्ज। ठीक है, तो अब किसी चार्ज के फील्ड में इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए हमको जितना वर्क करना पड़ेगा, अब कैसे क्यों वर्क करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर कोई चार्ज है, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज अपने आप यहाँ नहीं आना चाहेगा, तो इस चार्ज पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाएंगे तो इन टर्म्स हम लोग समझ सकते हैं कि इस पर हम लोग को वर्क करना पड़ेगा। तो जितना वर्क करेंगे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर लाने के लिए, उसको हम लोग कहेंगे पोटेंशियल। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है इसके चारों ओर। मान लेते हैं एक पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर हम लोग को एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है। यहाँ से ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, यहाँ से इस पॉइंट P पर हम लोगों को एक यूनिट चार्ज को लाना है। अब इस एक यूनिट चार्ज पर जितना वर्क करना पड़ेगा इसको हम लोग कहेंगे पोटेंशियल। किसका पोटेंशियल? एट पॉइंट P ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस फील्ड में P पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल को मान लेते हैं हम लोग P1 पोटेंशियल मान लेते हैं इस पॉइंट पर। ठीक है, अब अगर इस पॉइंट P तक नहीं लाना रहे हम लोग को, मान लेते हैं कोई पॉइंट Q है, इसमें Q पॉइंट पर लाना है इसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो क्या होगा, अलग अलग पॉइंट है तो अलग अलग पोटेंशियल होगा। इस पॉइंट तक हम लोग को मान लेते हैं P2 पोटेंशियल है, जो वर्क करना पड़ा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से Q पॉइंट तक लाने के लिए, इसको हम लोग क्या माने, P2 माने। तो दो पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग को पता चल गया, पॉइंट P का पोटेंशियल हो गया P1 और Q पॉइंट का पोटेंशियल हो गया P2। ठीक है, तो इस दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस ही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो अब पोटेंशियल को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is the amount of work done in moving unit positive charge from infinity to that point। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट में यहाँ पर PD लिखे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस कहीं पर भी अप्लाई होना चाहिए, तभी जाकर के क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई होगा। जैसे अगर कोई बैटरी है जो डेड हो चुका है या पूरा कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो चुका है, जैसे 1.5 वोल्ट का ही हम लोग काफ़ी टाइम तक इसको यूज़ करते हैं, और फिर देखते हैं इससे जो भी वर्क ले रहे थे हम लोग, जो भी काम कर रहा था ये नहीं कर पा रहा है। अगर उस समय हम लोग इसका
वोल्टेज मेजर करने का कोशिश करें तो पता चलेगा ये 0 के अप्रॉक्स होगा, 0 पॉइंट समथिंग या 0 के अप्रॉक्स, ठीक है। तो ऐसा हो गया, इस समय में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, या हम लोग जो भी इसका यूज़ कर रहे थे, चाहे घड़ी में लगाए हुए थे या और भी कहीं काम कर रहा है, तो ये नहीं कर पा रहा है। क्यों? इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसके दो एंड के बीच का जो पोटेंशियल था वो क्या हो चुका है, लगभग 0 हो चुका है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सफिशिएंट नहीं रहा, इसलिए ये फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए क्या हो सकता है, सोर्स, सेल हो सकता है। सेल एक सोर्स है जिसके सहारे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस किसी सर्किट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलेंगे? तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज कंटिन्यूस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास, ठीक है। अब अभी बोले थे कंडक्टर, वो जिससे चार्ज का फ्लो हो सकता है या इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो सकता है, तो ये एक सर्किट नहीं होगा। ये अगर हमारा आयरन रॉड ही है तो ये आयरन रॉड सर्किट नहीं कहलाएगा। हम बता रहे हैं अभी कि जिससे, ताकि करंट फ्लो करे, तो इससे करंट अपने आप नहीं फ्लो करेगा। ये आयरन रॉड है, इससे करंट फ्लो तभी करेगा जबकि इसके अक्रॉस हम लोग क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये सर्किट हो सकता है क्योंकि ये क्या है, क्लोज है और कंटिन्यूस है। क्लोज का मतलब एक एंड दूसरे एंड से अल्टीमेटली कनेक्ट है, और कंटिन्यूस है, इसमें कहीं पर कोई गैप नहीं है। अगर गैप हो जाएगा सर्किट ब्रेक हो जाएगा और फिर वो उससे होकर के करंट पास नहीं करेगा। तो क्लोज कंटिन्यूस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास इज नॉन एज इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक हम लोग जनरल डायग्राम बनाते हैं, फिर सर्किट कंपोनेंट्स देखेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट का डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हो सकता है। जैसे एक सर्किट है जिसमें हम लोग एक बल्ब लगाए हुए हैं, ठीक है। एक सेल है, स्विच है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक सेल है, यहाँ एक स्विच है, और सर्किट में क्या है, ये कंडक्टिंग वायर के थ्रू बल्ब कनेक्ट है। तो ये एक सिंपल सा सर्किट है जिसमें एक स्विच है, एक सेल है, इलेक्ट्रिक वायर है और एक बल्ब है। यहाँ स्विच है, स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। अब एक सर्किट में अभी हम लोग यहाँ जो दिखाए हैं, एक स्विच को दिखाए हैं, सेल दिखाया है, इलेक्ट्रिक वायर दिखाया है और ये बल्ब दिखा है, इसको हम लोग कहते हैं सर्किट कंपोनेंट्स, मतलब वो डिफरेंट, ठीक है। सर्किट कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं। तो बहुत सारे सर्किट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अब उस सारे सर्किट कंपोनेंट्स के लिए का नाम और उसका हम लोग सिंबल देखेंगे। जैसे एक वायर से कहीं पर अगर एक स्ट्रेट वायर देखते हैं तो ये क्या दिखाएगा, इलेक्ट्रिक वायर को दिखाएगा, इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है। अगर इस तरीके से कोई सिंबल है तो ये क्या दिखाएगा, रेसिस्टेंस को, तो रेसिस्टिव वायर या उसके रेसिस्टेंस को दिखाएगा। ये सिंबल हमारा ऐसा सिंबल रहेगा कहीं, ये स्विच का है। और अगर ये डॉट है यहाँ पर, इसको अगर हम लोग रिमूव कर दें, ऐसा रहेगा, तो ये हो जाएगा ओपन स्विच। ओपन स्विच मतलब सप्लाई बंद है, इसको हम लोग क्लोज्ड स्विच कह सकते हैं, मतलब स्विच ऑन। ओपन स्विच मीन्स ऑफ कंडीशन में है और क्लोज्ड स्विच मीन्स ऑन कंडीशन में है, ठीक है। सर्किट में इलेक्ट्रिक बल्ब को इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा अगर मार्किंग रहेगा तो समझेंगे ग्लो कर रहा है, और ये नहीं रहेगा तो बल्ब ऑफ कंडीशन में, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। इसके बाद हम लोग वेरिएबल रेसिस्टेंस को भी दिखाते हैं। वेरिएबल रेसिस्टेंस के लिए इस टाइप का सिंबल हो सकता है, रेसिस्टेंस के ऊपर इस तरीके से एरो डाला रहेगा, इसको हम लोग वेरिएबल रेसिस्टेंस कहेंगे, वेरिएबल रेसिस्टेंस। इसके बाद डिफरेंट ये सर्किट कंपोनेंट्स हो गया, सर्किट कंपोनेंट्स और उसका सिंबल हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हम लोगों को क्या पता चलता है,
ओम्स लॉ किसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच के रिलेशन को बताता है। किसी सर्किट में वोल्टेज के अकॉर्डिंग क्या करंट होगा, ये हम लोगों को किससे पता चलता है? ओम्स लॉ से पता चलता है। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? द करंट फ्लोइंग थ्रू ए conducting wire is directly proportional to the potential difference applied across its two ends। फिर से समझाते हैं। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हम लोग, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, सर्किट का ये जो ए और बी एंड है, इसके अक्रॉस कितना करंट पास किया, ठीक है, इस ए और बी एंड के अक्रॉस कितना करंट पास किया, ये डिपेंड करेगा कि इस सर्किट में हम लोग वोल्टेज कितना अप्लाई किए, ठीक है। तो इस दोनों के बीच क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो क्या बताया स्टेटमेंट ओम्स लॉ का? द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट्स टू एंड्स। ये जो ए बी एंड है, इसके अक्रॉस हम लोग कितना वोल्टेज अप्लाई किए हैं, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन? जितना करंट इससे पास करेगा, ठीक है। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये हो गया कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स टू एंड्स, ठीक है। अब इसमें कंडीशन है कि सर्टेन फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, मतलब जिस कंडक्टिंग वायर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट किस पर पड़ता है? उस वायर के रेसिस्टिव नेचर पर पड़ता है। अगर टेम्परेचर घटाएंगे बढ़ाएंगे उसके हिसाब से ये रेसिस्टेंस उसका वेरी कर जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रिकल जो पैरामीटर्स है, चाहे करंट वोल्टेज, उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इससे हम लोग एक एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, और प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम लोग रिमूव करेंगे तो यहाँ पर होता है V/R, ठीक है, आई इक्वल टू V/R। या कह सकते हैं यहाँ पर 1/R जो आया, 1/R क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करा करके हम लोग आई इक्वल टू V/R फार्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पर R क्या है? R क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, रेसिस्टेंस है वायर का। और V क्या है? जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और I करंट है, I करंट मतलब V वोल्टेज अप्लाई करने पर R रेसिस्टेंस वाले वायर से I करंट पास किया, ठीक है। तो ये था ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, और ये ओम्स लॉ लोगों को बताता है। इसके आधार पर अब अगर एक एक्सप्रेशन आया I इक्वल टू V/R, तो V इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं IR, V इक्वल टू IR, फिर R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V/I। तो अब ओम्स लॉ से जो एक्सप्रेशन मिला ये I इक्वल टू V/R, इससे हम लोग V इक्वल टू IR, R इक्वल टू VY यूज़ करके बहुत सारा न्यूमेरिकल बना सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे जो रेसिस्टेंस के बारे में, रेसिस्टेंस किसी सर्किट में कैसे डिफरेंट वे में हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, या कहें कि कोई वायर है उसको किस किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका कम्बिनेशन हो सकता है सीरीज और पैरेलल, या सीरीज पैरेलल का मिक्स भी हो सकता है। कई जगह पर सीरीज हो सकता है, कई जगह पर पैरेलल हो सकता है। तो हम लोग किसी सर्किट में रेसिस्टेंस का सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन देखते हैं। रेसिस्टेंस का सिंबल अभी हम लोग ड्रॉ किए थे, ये पता है ये क्या है? रेसिस्टेंस है। हम लोग पहले सीरीज कम्बिनेशन देख लेते हैं, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस, ठीक है। सीरीज कम्बिनेशन, इसमें दो या दो से अधिक या जितना चाहें उतना हम लोग ले सकते हैं। हम 3 रेसिस्टेंस लेकर के बना रहे हैं डायग्राम, ठीक है। ये सिंबल सेल का है। यहाँ पर हम एक सर्किट कंपोनेंट में बताना भूल गए थे, ये एक सेल को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर एक वर्टिकल एरो, उसके बगल में एक छोटा सा वर्टिकल एरो, एक बड़ा है एक छोटा है। इस तरीके से हम लोग एक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यही ग्रुप ऑफ सेल हो जाए तो उसको हम लोग बैटरी कहते हैं। वहाँ पर ये नहीं बता पाए थे हम। तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ लिख रहे हैं तो ये क्या बताएगा? एक बैटरी को रिप्रेजेंट करेगा।
ग्रुप ऑफ सेल इज नॉन एज बैटरी। ठीक है, अब 3 रेसिस्टेंस है, इसको हम लोग सिंबल R1 R2 R3 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये तीनों रेसिस्टेंस सीरीज में है। कैसे समझेंगे कि ये सीरीज में कनेक्ट है और पैरेलल में कनेक्ट है? वो सारा रेसिस्टेंस सीरीज में होगा जिससे सेम करंट पास कर रहा हो। हम लोग सिर्फ उसके वैल्यू पर नहीं जाएंगे। एक ही सर्किट में कई जगह पर 10 रेसिस्टेंस है, हो सकता है उसमें से 4 क्या हो, 4 रेसिस्टेंस एक दूसरे के सीरीज में हो, फिर अगला 4 रेसिस्टेंस एक दूसरे के सीरीज में हो, और ये 4 वो 4 दोनों पैरेलल में हो। बचा हुआ 2 और रेसिस्टेंस है वो फिर इस दोनों के पैरेलल के सीरीज में हो जाए। तो ये अलग अलग हो सकता है। हमको ये देखना है कि जिस जिस रेसिस्टेंस से सेम करंट पास कर रहा है वो सारा रेसिस्टेंस किस में होगा, सीरीज में कनेक्ट होगा। तो अगर ये बैटरी है, एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ से जो भी करंट निकलेगा, मान लेते हैं आई करंट निकला, इसके लिए कोई पाथ है, वो अगर R1 से पास करेगा तो R2 से भी पास करना होगा। अगर सर्किट कंप्लीट है, जो करंट R1 से पास करेगा वही R2 से पास करेगा, वही R3 से, क्योंकि इसके अलावे उसके पास और कोई दूसरा पाथ नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिससे होकर के पास करे। तो जो करंट R1 से R2 से वही R3 से भी पास किया, तो हम लोग समझेंगे R1 R2 R3 क्या है, सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, और पैरेलल में कैसे समझेंगे? पैरेलल में क्या होगा, करंट डिफरेंट हो जाएगा, वो हम लोग फिर देखेंगे। तो इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट रेसिस्टेंस उसको मानेंगे जिससे होकर के सेम करंट पास करेगा। और वोल्टेज का क्या है, तो सीरीज में क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंट हो जाएगा। सीरीज में करंट सेम होगा, वोल्टेज डिफरेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम रेडी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखें हम लोग, R1 R2 R3 सीरीज में कनेक्ट है और V वोल्ट का बैटरी से हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आई करंट R1 से भी पास करेगा, R2 से भी, R3 से भी करेगा। ठीक है, तो अब R1 के अक्रॉस अगर अभी हम लोग ओम्स लॉ से देखे थे, V इक्वल टू क्या, IR, और हम बताए कि अलग अलग रेसिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये V वोल्ट अब कैसे R1 R2 R3 के अक्रॉस डिफरेंट हो जा रहा है। आई करंट जा रहा है R1 से, तो R1 के अक्रॉस मान लेते हैं वोल्टेज V1, तो V1 का वैल्यू क्या होगा, V इक्वल टू IR फॉर्मूला से देखना है हम लोग को, तो क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू I इंटू R1। इसी तरीके से R2 के अक्रॉस वोल्टेज मान लेते हैं V2, तो V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I इंटू R2। V3 क्या होगा, R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज माने उसको V3 माने, तो V3 इक्वल टू I R3। इस तरीके से, और ये तीनों वोल्टेज V1 V2 V3 किसके इक्विवेलेंट होगा, जो सप्लाई वोल्टेज है V वोल्टेज, जो बैटरी का वोल्टेज था V, उसके बराबर हो जाएगा V1 V2 V3। तो क्या करेंगे, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब अगर हम लोग समझें कि ये R1 R2 R3 जो सीरीज में 3 रेसिस्टेंस है, इस तीनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R है। ठीक है, तो पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस R हुआ, पूरे सर्किट का वोल्टेज V हुआ, और पूरे सर्किट का करंट I हुआ। तो इससे हम लोगों को क्या आ जाएगा, V इक्वल टू क्या होगा फार्मूला, V इक्वल टू IR। ठीक है, और V1 का वैल्यू क्या है, IR1, V2 का वैल्यू IR2, और V3 का वैल्यू IR3। ठीक है, अब अगर हम लोग I कॉमन ले लें राइट साइड में, तो I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, I से I दोनों साइड कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। R के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 3 रेसिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट हो तो इस तरीके से हम लोग उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। इस तीनों, तो इसको क्या समझेंगे, ये जो R है इसको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहे या नेट रेसिस्टेंस कहे। इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे पास R1 R2 R3 3 अलग अलग रेसिस्टेंस है और इस तरीके से हम लोग अलग अलग कनेक्ट किए हुए हैं सीरीज में, इस तीनों के बदले अगर एक सिंगल रेसिस्टेंस हम लोगों को कनेक्ट करना हो तो उसका क्या वैल्यू होगा, वो रेसिस्टेंस कितने ओम का होगा, उसके लिए ये एक्सप्रेशन दिया कि सीरीज में कनेक्ट करना है तो तीनों को ऐड कर दीजिए। अगर 10-10 ओम का 3 रेसिस्टेंस है, इंडिविजुअली कनेक्ट है अलग अलग, उसके बदले एक रेसिस्टेंस कनेक्ट करना हो और सीरीज में, तो क्या करना है हम लोग को 30 ओम का एक रेसिस्टेंस लगा देना। तो ये सीरीज कम्बिनेशन हो गया 3 रेसिस्टेंस का। तो कितना भी रेसिस्टेंस रहे, अगर वो सीरीज में कनेक्ट हो, उसका नेट इफेक्ट निकालना हो कि वो सब मिल करके क्या इफेक्ट देगा, तो उस सब का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली ऐड कर देंगे, वो नेट वैल्यू दे देगा रेसिस्टेंस का। अब हम लोग देखते हैं पैरेलल कम्बिनेशन।